हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ क्लास 12 का चैप्टर जो हमारा चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना। तो ये चैप्टर में हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली अभी तक, है ना। तो डिजीज क्या होता है वो हमने देखा, और डिजीज जो होती है वो दो टाइप की होती है, दैट वाज द कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जो स्प्रेड आउट हो सकती है थ्रू द पैथोजेंस, है ना। तो पैथोजेंस के थ्रू यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो रही थी, दैट वाज डिस्कस्ड, है ना, कि बैक्टीरिया की वजह से, फंजाई की वजह से, वायरसेस की वजह से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर इसको बचाने के लिए, बॉडी को इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है, तो आज हम इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू फाइट विद द जर्म्स। ठीक है, तो इम्यूनिटी इज व्हाट? इम्यूनिटी इज द फाइट विद द जर्म्स। तो जर्म्स के साथ फाइट करना बॉडी का इज द इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी इज व्हाट? इम्यूनिटी इज द, इट इज द, वो इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज द फाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी, इट इज अ फाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद जर्म्स। ठीक है, तो जर्म्स के साथ जो फाइट की जाती है, ठीक है, तो जर्म्स के साथ जो बॉडी फाइट करती है उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यूनिटी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो इन पैथोजन से, इन बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्ट होती है ना। तो इम्यूनिटी इज ऑल अबाउट द फाइटिंग विद द जर्म्स। तो जर्म्स के साथ बॉडी का लड़ने क्या होता है? इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो इम्यूनिटी किसके वजह से होती है? हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है ना। हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर हर एक प्रोसेस के सिस्टम है, ऐसी फाइटिंग के लिए, लड़ने के लिए, इम्यूनिटी के लिए कौन होता है हमारी बॉडी के अंदर? इम्यून सिस्टम होता है। कौन होता है? इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यूनिटी इज व्हाट? फाइटिंग विद द जर्म्स, और जर्म्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारा इम्यून सिस्टम। जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या आ जाता है। और इम्यून सिस्टम करता है क्या? फाइट विद द जर्म्स, है ना। तो जर्म्स के साथ ही लड़ाई करेगा, तो दैट जर्म्स कैन बी किल। ठीक है, तो जो इम्यून सिस्टम है वो किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज अ सिक्योरिटी ऑफ अवर बॉडी, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करता है विद जर्म्स, जर्म्स को किल करता है, तो किसकी तरह काम करता है? इट एक्ट एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, अब जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो ये दो टाइप की होती है। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? फाइट विद द जर्म्स। अब ये जो इम्यूनिटी है ये दो टाइप की देखने को मिलती है, दैट आर द इनेंट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेंट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो इनेंट इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो सिंस बर्थ प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इनेंट इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो बर्थ से प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है? इनेंट इम्यूनिटी। और जो बर्थ के बाद डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है? इट इज डेवलप आफ्टर बर्थ। ठीक है, बर्थ के बाद आती है। ठीक है, तो जो बर्थ से प्रेजेंट है वो कौन सी होती है? इनेंट इम्यूनिटी। और जो बर्थ के बाद आती है दैट आर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो बर्थ से प्रेजेंट होती है वो इम्यूनिटी जनरली क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया आएगा, कोई भी पैथोजन आएगा, सबके साथ फाइटिंग जो है वो एक सी होगी। नॉन स्पेसिफिक होती है इनेंट इम्यूनिटी। ठीक है, और ये साथ में क्या होती है? वो स्लो होती है। इसके बाद कौन आ गया? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है? ये आफ्टर बर्थ आती है। और आफ्टर बर्थ आती है, साथ में क्या होता है? ये फास्ट होती है और स्पेसिफिक होती है ना। स्पेसिफिक पैथोजन के साथ स्पेसिफिक लड़ाई होगी। क्लियर नहीं? तो इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, इनेंट एंड एक्वायर्ड। जो सिंस बर्थ प्रेजेंट है वो इनेंट इम्यूनिटी है, जो बर्थ के बाद आई है वो कौन सी है? एक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो इनेंट इम्यूनिटी के अंदर ये हमारे फर्दर पॉइंट्स आ जाते हैं। इनेंट इम्यूनिटी जो सिंस बर्थ प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? इन द फॉर्म ऑफ बैरियर, वो रुकावट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनेंट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बैरियर। ठीक है, तो ये बैरियर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि एक तरीके से वॉल की फॉर्म में, दीवार की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये दीवार, ये बैरियर क्या करेगा? पैथोजेंस को, हर टाइप के पैथोजेंस को आने से रोकेगा। ठीक है, तो इनेंट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बैरियर, और यू कैन से वॉल। ठीक है, तो देखो कौन कौन से आ जाते हैं हमारे ये। सबसे पहला आ गया फिजिकल बैरियर। ठीक है, तो सबसे पहला कौन आ गया? फिजिकल बैरियर। तो हमें पता है ये जो इनेंट इम्यूनिटी वो बैरियर के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सबसे पहला कौन आ गया? फिजिकल। इसके बाद आएगा फिजियोलॉजिकल। इसके बाद आएगा फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के बाद आएगा वो सेलुलर। और लास्ट में हमारा आ जाता है साइटोकाइन। फिर लास्ट में कौन आ जाएगा? साइटोकाइन। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो इनेंट इम्यूनिटी है जो बैरियर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है सिंस बर्थ, वो कितनी टाइप की हो गई? चार टाइप की। कौन कौन से? वो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। ठीक है, अब देखो फिजिकल बैरियर के अंदर क्या आ जाता है? फिजिकल बैरियर के अंदर हमारे ये स्किन और रेस्पिरेटरी लाइनिंग वगैरह आ गई। तो हमारी स्किन हो गई, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग हो गई,
इंटेस्टाइनल और जेनाइटल ट्रैक्ट की लाइनिंग हो गई, ठीक है। तो हमारी यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स की लाइनिंग और हमारे स्किन किसके अंदर आ जाती है, फिजिकल बैरियर के अंदर। और ये वॉल्स हो गई और ये हमारी स्किन हो गई, वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर पैथोजेंस को आने से रोकेगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हमारा कौन आ जाता है, स्किन आ जाती है एंड द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड ऑल, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या आ जाता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है ऑर्गन्स के थ्रू, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है। जैसे कौन आ गया, स्टमक एसिड, ठीक है, स्टमक का एसिड आ गया, और टीयर्स आ गए, ठीक है, और ये सलाइवा आ गया, ठीक है। तो इन ऑर्गन्स की वजह से जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है, वो चीजें किसकी तरह काम करती है, एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर, है ना। तो जैसे एसिड जो प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, वो एसिड क्या करेगा, पैथोजेंस वगैरह को खत्म कर देगा, बिकॉज उसका पीएच जो होता है बहुत लो होता है। ऐसे टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया, तो ये टीयर सलाइवा भी क्या करते हैं, पैथोजेंस को अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये कौन आगे, हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर आगे। इसके बाद हमारा कौन आ जाता है, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंदर कौन आ जाएगी, वो सेल्स आ जाएगी, जो सेल्स क्या करेंगी, इन पैथोजेंस को किल करने का काम करेगी। तो कौन कौन सी सेल्स आ जाती है इसके अंदर, देखो सबसे पहले हमारी लीकोसाइट्स। मेन सेलुलर बैरियर के अंदर हमारी जो मेन सेल है वो कौन है, डब्ल्यूबीसी, विच इज अ व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, विच इज अ व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल इज द मेन सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द जर्म्स और द पैथोजेंस, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी हमारे, ये सबसे पहले कौन आ गए, लीकोसाइट, ठीक है। लीकोसाइट के अंदर ही कौन आ गए, पीएमएनएल, ठीक है। लीकोसाइट का ये डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, लीकोसाइट होता है। उसमें लीकोसाइट का कौन सा आ गया, पीएमएनएल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म में याद रखनी है, पीएमएनएल की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीमॉर्फो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लीकोसाइट, लीकोसाइट, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेलुलर के अंदर हमारा कौन आ गया, लीकोसाइट आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया। उस लीकोसाइट के अंदर कौन सा आ गया, पीएमएनएल। पीएमएनएल क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लीकोसाइट, जिसके अंदर न्यूक्लियस अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। किसी का बाय न्यूक्लिएटेड होगा तो किसी का मोनोन्यूक्लिएटेड होगा। तो ये डब्ल्यूबीसी जो है उनके अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए लीकोसाइट का नाम क्या है, पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लीकोसाइट्स, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द जर्म्स, ठीक है। इसके बाद कौन आ गए हमारे, वो मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स आ गए। ये कौन है, ये लिम्फोसाइट्स है ये। और लिम्फोसाइट्स कौन होते हैं, जो लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे कौन आ गए, वो मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स इज द पार्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये किसके पार्ट है, ये लिम्फोसाइट्स के पार्ट है ये। और लिम्फोसाइट्स किसके अंदर होते हैं, लिम्फ के अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर, ठीक है। और मैक्रोफेजेस भी, ठीक है। मैक्रोफेजेस तो सीधा क्या करते हैं, एंगल्फ करते हैं बाहर के जर्म्स को, ठीक है ना। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो सिंस बर्थ प्रेजेंट है, उसमें सबसे पहले हमारे कौन आ गए थे, फिजिकल बैरियर, स्किन, ये सब। फिजियोलॉजिकल के अंदर ऑर्गन्स की वजह से जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है, जैसे एसिड, टीयर और सलाइवा, ठीक है। सेलुलर बैरियर के अंदर सेल्स आ गई। तो कौन कौन सी सेल्स थी, सबसे पहले हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स ही है। ल्यूकोसाइट्स में कौन आ गया, पीएमएनएल। और मोनोसाइट्स और नेचुरल किल्स कौन है, दे आर द लिम्फोसाइट्स। और मैक्रोफेजेस आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सेलुलर बैरियर, ठीक है। अब देखो इसके बाद कौन आ गया, अब ये जो यहाँ पे वो सेल्स की डायग्राम बन रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारे न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, इओसिनोफिल हो गया, तो इनके न्यूक्लियस अलग अलग है। किसी का ट्राई न्यूक्लियस है, किसी का बाय न्यूक्लिएटेड है, ये है ना। तभी इन सबको डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लीकोसाइट, क्योंकि इनके न्यूक्लियस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इन सब सेल्स का क्या काम होता है, जर्म्स को किल करने का, दैट्स व्हाई दे आर द पार्ट ऑफ द सेलुलर बैरियर्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद कौन आ गया हमारा, वो साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में क्या होगा, साइटोकाइन इज अ केमिकल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, ठीक है। तो सेल्स क्या करेंगे, केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, और इन केमिकल की वजह से जर्म्स की किलिंग होगी, ठीक है। तो साइटोकाइन बैरियर्स के अंदर क्या है, केमिकल्स, केमिकल्स है दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, तो साइटोकाइन बैरियर के अंदर क्या है, केमिकल्स है जो प्रोड्यूस होते हैं सेल्स के थ्रू। और ये केमिकल्स क्या करते हैं, वही जर्म्स को और बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कौन आ गया हमारा, इंटरफेरॉन। एग्जाम्पल में कौन आ गया, इंटरफेरॉन, ठीक है। तो इंटरफेरॉन क्या है, दिस इज द केमिकल। इंटरफेरॉन क्या है, केमिकल है जो कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय वायरस, प्रोड्यूस्ड बाय वायरस, ठीक है। तो इंटरफेरॉन जो है ये केमिकल है जो कौन प्रोड्यूस करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करती है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या प्रोड्यूस करेगी, इंटरफेरॉन। और उस इंटरफेरॉन की वजह से बाकी की जो एडजेसेंट सेल्स होगी वो बच जाएगी,
लिए नहीं तो क्या है, साइटोकाइनिन के अंदर कौन आ गया, वो केमिकल्स आ गए विच आर सिक्रेटेड बाय द सेल्स। एग्जांपल के लिए कौन आ गया हमारा, इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन्स आर द केमिकल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सो दैट द अदर सेल्स कैन बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो जैसे हमारे वो माक्रोफाजेस हो गए, ग्रेनुलोसाइट्स हो गए, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब क्या सेल्स है, ये सब सेल्स केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। उन केमिकल का नाम क्या होता है, साइटोकाइन। और इन केमिकल्स की वजह से क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं वो प्रोटेक्ट होती है फ्रॉम द जर्म्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इनेंट इम्यूनिटी। ठीक है, तो समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखो इनेंट इम्यूनिटी के बाद हमारा कौन सा आ गया, तो सिंस बर्थ प्रेजेंट थी दैट वाज इनेंट इम्यूनिटी, उसके हमने 4 कैटेगरीज देख ली। अब कौन सी इम्यूनिटी आ गई, विच इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, विच आर प्रेजेंट आफ्टर बर्थ, जो बर्थ के बाद प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज प्रेजेंट आफ्टर बर्थ। अब बर्थ के बाद ही प्रेजेंट होती है, साथ में इस इम्यूनिटी का जो काम होता है वो फास्ट होता है, वो जल्दी से चीजों को खत्म करती है, जल्दी से इसमें बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाते हैं, है ना। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज क्या होती है, इसमें क्रिएशन ऑफ मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, मेमोरी क्रिएट हो जाती है ऑफ द फाइट। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, वो क्रिएशन ऑफ मेमोरी, क्रिएशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी यहाँ पे बन जाएगी ऑफ फाइट विद द जर्म्स। ठीक है, तो जिस भी जर्म के साथ फाइट हुई है उस फाइट का क्या बन जाता है, मेमोरी बन जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ के बाद आती है, और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नई चीज देखने को मिलती है, देयर इज द क्रिएशन ऑफ मेमोरी ऑफ द फाइट विद द जर्म्स। जिस भी जर्म के साथ लड़ाई हुई है उसको क्या कर लिया जाता है, मेमोराइज कर लिया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसको रिटेन भी कौन करता है, स्पेसिफिक सेल्स रिटेन करती है ना। और हमें पता है, याद रखना हमें कि हमारी इम्यूनिटी के लिए, और इम्यूनिटी इज ऑल अबाउट द फाइटिंग, है ना। इम्यूनिटी मतलब ये क्या होता है, फाइट करना, लड़ना विद द जर्म्स। ठीक है, तो इम्यूनिटी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हमारे कौन होते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स ये जो लड़ने का काम करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स ये जो क्या करते हैं, फाइट को मेमोराइज भी करते हैं, लर्न रखते हैं। ठीक है, तो इनका ही मेन काम किसका, फाइट का भी और साथ में फाइट को मेमोराइज करने का भी काम है। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर बहुत अच्छी चीज का देखी जाती है, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ मेमोरी ऑफ द फाइट, कि जो भी लड़ाई हुई है उस लड़ाई को क्या कर लिया जाता है, मेमोराइज कर लिया जाता है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम अगर उसी जम के साथ अगर लड़ाई होगी तो क्या होगा, विद द ग्रेट इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो मेमोराइज करने से फायदा क्या हो रहा है, मेमोराइज करने से ये फायदा हो रहा है कि अगर एक जम के साथ अगर एक बार फाइटिंग मैकेनिज्म हो गया, तो अगर वही सेम जम अगर दोबारा आएगा तो सेकंड रिस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट होगा, तेजी से होगा, जिसकी वजह से वो जम जल्दी किल हो जाएगा। ठीक है, तो मेमोराइज करने की वजह से इम्यूनिटी जो होती है, जो लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स क्या होता है, फास्टर होता है बिकॉज ऑफ द मेमोरी क्रिएशन, है ना। अब देखो इससे वो क्या देखने को मिलता है, कि ये जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ही 2 टाइप के रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा आपका सेकेंडरी। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ही 2 टाइप के रिस्पॉन्सेज है, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन सा होता है, जो फर्स्ट टाइम होता है, जो फर्स्ट टाइम किसी जर्म के साथ फाइटिंग हो रही है हमारी बॉडी में, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, और अभी हमने देखा ये जो फाइट है, इस फाइट के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, इम्यून सेल विच आर मेनली योर डब्ल्यूबीसी सेल्स। ये जो भी हमने सारे देखे, मोनोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, ये सब क्या है, हमारी डब्ल्यूबीसी है ये। ठीक है, तो फाइटिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, डब्ल्यूबीसी। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स को, फर्स्ट लड़ाई को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, जिसकी इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है, इतना ही तेजी से नहीं होता, ये स्लोली होता है, क्योंकि इसके पीछे भी कोई भी मेमोरी क्रिएट नहीं हुआ है। यानी इसके बाद कौन सा रिस्पॉन्स आ गया, वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्टर होता है कंपेयर टू द प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये तेज होता है। अब फास्ट क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होती है, फास्ट क्यों होता है, बिकॉज देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई क्यों क्या हो गई है, मेमोरी क्रिएट हो रखी है, फाइट की मेमोरी क्रिएट हो रखी है। सपोज वो क्या हुआ, सपोज एक ही बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को कौन किल करेगा, इस बैक्टीरिया को किल करेगी हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स, है ना, डब्ल्यूबीसी सेल्स है ये। तो इस बैक्टीरिया को कौन किल करेगा, डब्ल्यूबीसी सेल किल करेंगे, है ना। तो ये कैसे हुई, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो फर्स्ट टाइम की फाइट को, फर्स्ट टाइम के रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स होगा उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट टाइम जो लड़ाई होती है उसको सिर्फ उसमें किल नहीं किया जाता है, साथ में उस चीज को मेमोराइज भी कर लिया जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो फाइट हुआ है उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स, जिसके अंदर इस बैक्टीरिया को किल भी किया गया और साथ में इस फाइट को मेमोराइज भी किया गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, और साथ में इस फाइट को क्या कर दिया गया, मेमोराइज भी कर दिया गया कि हाँ भाई इस बैक्टीरिया के साथ क्या हुई थी, वो फाइट हुई थी। सपोज करो क्या हुआ, अब यही सेम बैक्टीरिया वापस आ गया, यही सेम बैक्टीरिया क्या आ गया, वापस आ गया।
दिस सेम बैक्टीरिया एंटर इनसाइड द बॉडी, सेम बैक्टीरिया एंटर कर गया। अब सेम बैक्टीरिया अगर अब एंटर कर गया तो अब क्या है, मेमोरीज के लिए क्रिएट हो रखी है। अब मेमोरीज के लिए क्रिएट हो रखी है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं होगा, अब क्या होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगी, तेजी से रिस्पॉन्स करेगी, उसको जल्दी से किल कर देगी। ठीक है, तो अभी जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं, अगर अब अभी हम देखें तो ये जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं इनके हाथ में क्या होता है, वेपन्स होते हैं जिसके थ्रू ये बैक्टीरिया को मारते हैं। इनके वेपन्स को, डब्ल्यूबीसी के वेपन्स को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। तो डब्ल्यूबीसी क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। और इस टाइम पे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सपोज करो पहले के टाइम पे, शुरुआत वाले टाइम पे डब्ल्यूबीसी ने जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा वो कितना था, वो एक ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा। उस एक एंटीबॉडी की वजह से ये डब्ल्यू जो बैक्टीरिया था वो आराम से मर गया। ठीक है, सिर्फ वो मरा नहीं, अब इसके लिए क्या हो गई, मेमोरी भी क्रिएट हो गई कि ये बैक्टीरिया पहले आ चुका है। अगर यही सेम बैक्टीरिया जब दोबारा आएगा तो क्या होगा, रिस्पॉन्स फास्ट होगा। तो ये जो डब्ल्यूबीसी सेल है वो एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, इट विल प्रोड्यूस द मोर एंटीबॉडी। और मोर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने की वजह से अब ये जो बैक्टीरिया है वो जल्दी से किल हो जाएगा। और इसी फास्ट रिस्पॉन्स को, सेकेंड रिस्पॉन्स को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। होप सो यू ऑल क्लियर दिस। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, जिसके अंदर मेमोरी भी क्रिएट होती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन यहाँ पे कम होता है। और सेकंड रिस्पॉन्स कौन सा होता है, जो फास्ट होता है, क्योंकि सेकंड टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए क्या क्रिएट हो रखी है, मेमोरी क्रिएट हो रखी है। ठीक है, ठीक है, और अभी ये याद रखना, ये जो हमारी मेनली जो फाइटिंग है, लड़ने के लिए पीछे वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और डब्ल्यूबीसी के हाथ में कौन होते हैं, वेपन्स होते हैं, हम वेपन्स उनको बोल सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। और एंटीबॉडी की वजह से वो ये बैक्टीरिया जम्स वगैरह मरते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम होता है और सेकंड रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, बिकॉज उससे पहले मेमोरी क्रिएट हो रखी है उसी सेम बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, जिससे वो बैक्टीरिया जल्दी से मर जाएगा। अब देखो, हाउ आर द रिस्पॉन्सेज कैरिड आउट बाय द बॉडी, वही चीज है ना। अब ये बॉडी के अंदर जो फाइटिंग है, जो इम्यूनिटी है, वो किसकी वजह से होती है, अभी मैंने बताया ये है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी मतलब भी क्या होता है, फाइट ना, फाइट विद द जर्म्स। तो इस इम्यूनिटी के पीछे, इस फाइट के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और डब्ल्यूबीसी सेल्स को क्या बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमने 11th क्लास में पढ़ के आए हैं हम। ये व्हाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं, आपके दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स, इजंट इट। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं ये। कौन कौन से, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा कौन सा आ गया, अग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी कौन से होते हैं, जिनके सरफेस वो क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। और अग्रेनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, जिनके सरफेस पे ग्रेन्यूल्स नहीं होते। डन नहीं, तो दिस इज द बेसिक दैट वी हैव लर्न इन द क्लास 11th। ठीक है, अभी जो डब्ल्यूबीसी होते हैं यही स्पेशल सेल्स होते हैं लड़ने के पीछे रिस्पॉन्सिबल। अभी डब्ल्यूबीसी के हाथ में कौन होते हैं, वेपन्स होते हैं। और इन, यानी कि डब्ल्यूबीसी एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस द प्रोटीन स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। और इन एंटीबॉडी की वजह से क्या होता है, इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, जर्म्स मरता है। जैसे सोल्जर के हाथ में कौन होते हैं, वेपन्स होते हैं, ऐसे डब्ल्यूबीसी के पास कौन होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। और इस एंटीबॉडी की वजह से क्या होता है, जर्म्स किल होते हैं। इन एंटीबॉडी की वजह से क्या होता है, जर्म्स किल होते हैं, जर्म्स मरते हैं। और अभी हमने देखा था प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर एंटीबॉडी कम होती है, और सेकेंड रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज उसमें उस फाइट का क्या हो रखा है, मेमोरी क्रिएट हो रखा है कि हम इस बैक्टीरिया के साथ पहले से ही फाइट हो रखी है। ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि ये जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी। डन ये। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी में मेनली कौन से डब्ल्यूबीसी होते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में भी मेनली कौन से डब्ल्यूबीसी होते हैं, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स आर नथिंग बट दे आर द डब्ल्यूबीसी, ये व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं ये। और ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन लिम्फ। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। और होप सो आप सबको लिम्फ पता होगा क्या होता है ना। तो हमारी सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू। और टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोला जाता है, lymph। ठीक है, तो लिम्फ के अंदर जो सेल्स होती है वो कौन होती है, लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स ही लड़ने के लिए, फाइटिंग के लिए, जर्म्स को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और यही लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करती है, these lymphocytes produce the
एंटीबॉडी। ठीक है, यही लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और इन एंटीबॉडी की वजह से वो क्या होता है हमें पता है, जर्म जो होता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा वो किल हो जाएगा, वो मर जाएगा। क्लियर ना ये? ठीक है, तो हाउ दिस रिस्पॉन्स इज कैरिड आउट बिकॉज ऑफ द लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन स्ट्रक्चर विच इज द एंटीबॉडी। यानी अब ये जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स है दिस इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन से? एक तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एंटीबॉडी लिम्फोसाइट्स इज ऑफ टू टाइप, बी लिम्फोसाइट्स और टी lymphocytes. B lymphocytes क्या करते हैं? They are responsible for producing the antibody. Actual में antibody protein structure कौन produce करता है? B lymphocytes. ठीक है, तो B lymphocytes produce the antibody. Produce the antibody. और एंटीबॉडी जो है प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स के वजह जब हम मरेंगे, और एंटीबॉडी को सिंबल होता है AB। यानी ये ठीक है, अब इसके बाद वो कौन सा आगे, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स कौन होते हैं? जो बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करते हैं सो दैट एंटीबॉडी कैन बी प्रोड्यूस। तो टी लिम्फोसाइट्स हेल्प द बी लिम्फोसाइट सो दैट इट कैन प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। तो टी लिम्फोसाइट्स ने क्या करा, बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करी है, उनको एक्टिव करा है, इसलिए टी लिम्फोसाइट्स को क्या बोलते हैं, हेल्पर टी सेल्स ही बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए टी लिम्फोसाइट्स को क्या बोला जाएगा, आल्सो कॉल्ड एज अ हेल्पर टी सेल। इनको हेल्पर टी सेल भी बोला जाएगा। क्योंकि हेल्पर टी सेल क्यों बोला जा रहा है इनको, बिकॉज ये टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, ये एक्टिव करती है, हेल्प करती है किसकी, बी सेल्स की, बी लिम्फोसाइट्स की। और बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। और इन एंटीबॉडी की वजह से हमारा वो क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। ज्यादा कब प्रोड्यूस होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स में, कम कब प्रोड्यूस होते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमने देखा हुआ कि ये रिस्पॉन्सेज कैसे हैंड आउट होते हैं, कैसे रिस्पॉन्सेज ये कैरिड आउट होते हैं बाय द लिम्फोसाइट्स। तो दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, इससे लिंक पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है ना? तो हमारे पीछे और इम्यूनिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, लड़ने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये हमने देखा। और लिम्फोसाइट्स भी हमारे दो टाइप की होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स से क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, इजंट इट? और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ठीक है, और इस एंटीबॉडी की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मरते हैं। ठीक है, अब देखो एंटीबॉडी क्या है, एंटी मतलब क्या, अगेंस्ट द बॉडी। अगेंस्ट द बॉडी मतलब क्या है, ये एंटीबॉडी वो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर विच किल द जर्म्स, है ना? ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, दे एक्चुअली किल्स द जर्म्स। यही एंटीबॉडी जो है वो जर्म्स को किल करेगा। और ये एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय द बी लिम्फोसाइट्स। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो दिस इज ऑफ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो कैसे होती है, वाई शेप्ड होती है, इट इज ऑफ वाई शेप्ड। ठीक है, और वाई शेप के अंदर भी क्या देखा जाता है, दो टाइप की स्ट्रैंड्स इनके अंदर होती है, एक तो हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है। तो इनका स्ट्रक्चर वाई शेप्ड होता है और दो टाइप की चेन होती है, हैवी और लाइट। ठीक है, तो क्या होता है, दो हैवी चेन होती है, दो हैवी चेन्स होती है इनके अंदर, और दो लाइट चेन्स होती है। दो हैवी चेन्स है और दो लाइट चेन्स है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा, वाई शेप्ड है, और वाई शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है। वो हमें स्ट्रक्चर दिख भी रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिख रही है, ये येलो वाली, ये दो हैवी चेन है, और ये रेड वाली कौन है, ये दो लाइट चेन है। ठीक है, तो ये दो तो वो कौन सी हो गई, हैवी चेन, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई दो लाइट चेन। ठीक है, दो हैवी चेन होती है और दो लाइट चेन होती है। दो हैवी और दो लाइट चेन आपस में जुड़ी हुई होती है बाय द डायसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, इनके बीच में क्या होते हैं, डायसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं, डायसल्फाइड बॉन्ड से, क्योंकि लिंकेज चाहिए ना। तो ये दोनों के दोनों चेन कैसे कनेक्टेड होती है, बाय द डायसल्फाइड बॉन्ड। बोथ आर both are connected by डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों के दोनों चेन जो होती है वो कनेक्ट होती है। क्लियर नहीं आता कि? तो हमारा जो एंटीबॉडी का जो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इट इज अ वाई शेप दैट हैविंग ऑफ टू हैवी चेन्स और टू लाइटर चेन। और ये दो हैवी चेन और दो लाइटर चेन आपस में जुड़ी होती है बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज और द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यानी वो चार पेप्टाइड चेन होती है, चार पेप्टाइड चेन के अंदर दो लाइट है और दो हैवी है, और बोथ आर कनेक्टेड बाय द
डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं, H2L2 करके लिखते हैं। और H2L2 का मतलब क्या है, 2 हैवी और 2 लाइटर चेन। डन ये। ठीक है, अब देखो, तो ये सबसे ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हैवी और लाइट आपस में जुड़ी हुई है, ये जो दो ऊपर वाले पार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे ये ऊपर वाले पार्ट को, जहाँ पे हैवी और लाइट दोनों चेन है, इसको क्या बोला जाता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो जहाँ पे ये हैवी लाइट दोनों प्रेजेंट है, तो ये ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो एंटीजन आके बाइंड करते हैं। अब व्हाट इज एंटीजन, तो एंटीजन्स आर नथिंग बट दे आर योर जर्म्स। ठीक है, तो एंटीजन्स कौन होते हैं, जर्म्स ही होते हैं ये। एंटीजन्स आर द जर्म्स। ठीक है, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पे क्या होगा, एंटीजन्स आके बाइंड कर जाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने शुरुआत में देखा था क्या, कि स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, ऐसे नहीं कि एक ही एंटीबॉडी सबके लिए काम करेगी, नहीं। ठीक है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर द स्पेसिफिक जर्म्स। ठीक है, और ये एंटीजन्स जो है, ये जो बैक्टीरिया वगैरह, वो कहाँ आके बाइंड करते हैं, टू द एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी है, होप सो आप सबको समझ में आया होगा। अब ये जो एंटीबॉडी होती है, वो हमारी टोटल 5 टाइप की देखने को मिलती है। इट इज ऑफ 5 टाइप। ठीक है, कौन कौन सी होती है, IgG, IgE, IgD, IgM और IgA। ठीक है, तो एंटीबॉडीज ऑफ 5 टाइप। ठीक है, इन सब में सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी होती है वो हमारी IgG होती है। ये 80% प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड के अंदर, इन ब्लड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी हमारी, IgG है। ठीक है, अब देखो ये IG, ये क्या है, ये जो हमारे IG किसको स्टैंड करता है, इम्यूनोग्लोबिन को। इम्यूनोग्लोबिन को। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो है कौन, ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। तो IG की फुल फॉर्म क्या है, इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन G, IgE, D, M और A। क्लियर नहीं है, और इन एंटीबॉडीज का ही काम क्या है, टू किल द जर्म्स। जर्म्स को मारने का काम होता है इनका मेनली। और ये एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज प्रोड्यूस बाय द लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स हमने दो टाइप की देखी थी, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर नहीं, तो ये हमें ये बेसिक हायरार्की में याद रखनी है, कि जो हमारी बॉडी के अंदर कौन होते हैं, लिम्फोसाइट है ना। तो ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, विच इज अ बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी। देखना होगा कि कौन सा बैक्टीरिया आया है, उस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, यानी कि एक ही एंटीबॉडी हर जगह प्रोड्यूस हो रही है, नहीं। प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में हेल्प किसने करी है, टी सेल्स ने करी है। टी सेल ने क्या करा, हेल्प करा बी लिम्फोसाइट्स को, सो दैट द एंटीबॉडी कैन बी प्रोड्यूस्ड, इजंट इट। फिर ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, एंटीबॉडी का काम क्या है, किल द जर्म्स, किल द एंटीजेंस। एंटीजेंस आर नथिंग बट दे आर द जर्म्स। क्लियर नहीं, तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी, की बॉडी के अंदर फाइटिंग कैसे होती है, इम्यूनिटी कैसे होती है, वो हमने देखा है। डन ये। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या आगे, वो वही वर्ड एंटीजेंस। तो एंटीजेंस क्या होते हैं, दे आर द फॉरेन सब्सटेंस। जो भी बाहर की चीजें हमारी बॉडी में एंटर करती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। चाहे उसमें बैक्टीरिया हो, डस्ट पार्टिकल हो, केमिकल्स हो, तो सभी बाहर की चीजों को क्या बोला जाता है, एंटीजेंस। और इन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कौन करता है, एंटीबॉडी विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स, है ना। तो इतनी बार रिपीट कर लिया तो आप सबको याद हो गया होगा ये। ठीक है, तो एंटीजेंस आर रेफर टू द एनी फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, तो जो बाहर की सभी चीजों को क्या बोलते हैं, एंटीजन। जिसमें कौन आ गए, हमारे केमिकल्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, टॉक्सिन्स आ गए, पॉलेंस आ गए। सभी बाहर की चीजों को क्या बोला जाएगा, एंटीजेंस। ठीक है, अब देखो एंटीजेंस क्या करते हैं, ट्रिगर द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। जब भी कोई बॉडी के अंदर एंटीजेंस आएंगे, बाहर की चीजें आएंगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और इम्यून सिस्टम अगर ट्रिगर हो गया, एक्टिव हो गया, इम्यून सिस्टम में एक्टिव होना मेनली मतलब समझो WBC एक्टिव हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं। लिम्फोसाइट्स अगर एक्टिव हो जाएंगे तो क्या होगा, टी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, वो बी को एक्टिव करेगा कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, फिर एंटीजेंस को मार देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे बॉडी के अंदर फाइटिंग मैकेनिज्म होता है। अगर एक बार अगर वो बैक्टीरिया आया तो प्राइमरी रिस्पॉन्स आराम से होगा, वही बैक्टीरिया अगर दोबारा आया तो वो रिस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट होगा, उसको कुछ ही टाइम में खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर नहीं है, तो हमें पहले हमने देखा था तो प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी क्या करती है, कम प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी क्या होती है, लेस होती है, तो लेस एंटीबॉडी।
ठीक है। और अगर ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स अगर होगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, लार्ज अमाउंट में होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी इफ द सेकेंड रिस्पॉन्स इज हियर। और लार्ज क्यों होता है, बिकॉज उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है, मेमोरी क्रिएट हो रखी है। ठीक है, उस मेमोरी के क्रिएट होने की वजह से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ गया है। जानिए। ठीक है, अब देखो तो हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनकी जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो प्लाज्मा के अंदर बी, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल। तो जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स है इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन से, तो प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। जो प्लाज्मा बी सेल्स होती है इनका काम तो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का होता है। ठीक है, और एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके एंटीजन मर जाएगा। और मेमोरी बी सेल्स का नाम से क्लियर हो रहा है, मेमोरी बी सेल्स का काम क्या होता है, मेमोरी क्रिएट करने का। और कौन सी मेमोरी क्रिएट करेगा, ये फाइट की जो भी लड़ाई हुई है। ठीक है, सपोज ये हमारा ये येलो बैक्टीरिया आया, इस येलो बैक्टीरिया के साथ फाइट हुई है। तो येलो बैक्टीरिया के साथ फाइट हुई है तो इसकी मेमोरी कौन बनाएगा, ये फाइट हुई थी तो इसकी मेमोरी कौन बनाएगा, मेमोरी सेल्स बनाती है। तो मेमोरी सेल्स क्या करती है, मेमोरी बनाती है। और जो हमारी प्लाज्मा बी सेल्स होती है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है टू डिस्ट्रॉय द स्पेसिफिक एंटीजेंस। ठीक है, और मेमोरी बी सेल्स की वजह से, मेमोरी बनने की वजह से ही सेकंड रिस्पॉन्सेस फास्टर होते हैं। क्योंकि अगर मेमोरी क्रिएट नहीं होगी तो क्या होगा, दूसरा वाला रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट नहीं होगा, वो हमेशा भी प्राइमरी रिस्पॉन्स ही होता रहेगा। इजंट इट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी। अभी तक हमने इम्यूनिटी में ये सब चीजें डिस्कस कर ली है ना। तो ये हमारे टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। इनको हेल्पर टी सेल्स से बोला जाता है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने क्या देखा, यानी कि इनेंट इम्यूनिटी हमारा हो गया। इनेंट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट थी, फिर इसके बाद हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी शुरू हो गया था, टॉपिक है ना, जो आफ्टर द बर्थ शुरू हो रही थी। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या थी, स्पेसिफिक होती है टू द स्पेसिफिक टर्म्स, सबके लिए एक सा नहीं होता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है, ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, विच इज ऑफ टू टाइप, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये सब हमने देखा। अब देखो ये जो अब इम्यूनिटी है, मेनली एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, और याद रखना एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल बाय, कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि इनके, इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है, जो बाय बर्थ, जो आफ्टर बर्थ होता है, उसमें फाइट किसकी वजह से होती है, एंटीबॉडी की वजह से होती है। और किसके साथ होती है, टू द एंटीजन। अब देखो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन सा, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखो तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, एंटीबॉडी, है ना। तो ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की है। कौन सी, एक तो ह्यूमरल, ह्यूमरल, और दूसरी कौन सी आ गई, सेल मीडिएटेड। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ही क्या बोला जाता है, एब्रीविएशन में सीएमआई। क्या बोलते हैं इसको, सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी कहाँ पर होती है, ये ब्लड के अंदर होती है। ठीक है, ये जो फाइटिंग मैकेनिज्म है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो कहाँ पर होगी, ब्लड के अंदर होगी। इट इज अकर इन द ब्लड। और ब्लड में भी किसके साथ होगी, बाय एंटीबॉडी। ब्लड में भी किसके वजह से होगी, एंटीबॉडीज की वजह से होगी। क्लियर ना। ये तो ह्यूमरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहाँ पर होती है, ब्लड के अंदर होती है, फ्लूइड्स के अंदर होती है। और इसमें लड़ाई कौन करता है, कौन फाइट करता है, एंटीबॉडी फाइट करती है विद द एंटीजन। ठीक है, और हमने देख लिया तो भाई एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर नहीं, तो मेन हमारी इम्यूनिटी जो बॉडी के अंदर होती है वो ह्यूमरल ही है। ठीक है, जो कहाँ होती है, फ्लूइड्स के अंदर होती है, ब्लड के अंदर होती है, बाय द एंटीबॉडी। ठीक है, अब देखो दूसरी कौन सी आ गई, वो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये भी नाम से क्लियर हो रहा है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके वजह से होती है, टी सेल्स की वजह से होती है। इट इज ड्यू टू द टी सेल्स। तो हम कह सकते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो बी सेल्स की वजह से होती है, क्योंकि बी सेल्स ही क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी कहाँ पर होती है, ब्लड के अंदर होती है। और ब्लड में भी क्या होता है, एंटीबॉडी की वजह से फाइटिंग होती है। तो एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करेगा, बी लिम्फोसाइट्स। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमने दो टाइप के देखे थे, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टी सेल्स।
ठीक है, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स। तो ये और जिनको क्या बोला जाता है, हेल्पर टी सेल्स ही बोला जाता है ना। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल बाय द टी सेल्स। और टी सेल्स क्या करता है हमें पता ही है, टी सेल्स एक्टिव करेगा बी सेल्स को सो दैट द ह्यूमरल इम्यूनिटी कैन बी अकर, है ना। अब ये जो हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, इसका बहुत ज्यादा रोल होता है ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, जैसे एक किसी भी पर्सन का किडनी खराब हो गई है, तो दूसरी किडनी को अगर हमें ट्रांसप्लांट करना है, तो बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो ऑर्गन का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कौन करता है, सीएमआई करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो ग्राफ्ट की चेकिंग यानी कि टिश्यू की चेकिंग कौन करता है, ग्राफ्ट हो गया, टिश्यू हो गया, या फिर ऑर्गन जिसको भी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी ऑर्गन है, जो भी टिश्यू है, ठीक है, जब वो ट्रांसप्लांट होता है, किसी दूसरी बॉडी के अंदर जाता है, तो टिश्यू ऑर्गन या ग्राफ्ट को चेक कि ये जो टिश्यू है, ये जो ऑर्गन है, वो सेल्फ है, अपनी बॉडी का है, या फिर वो नॉन सेल्फ है। तो इसको कौन चेक करता है, इट इज चेक बाय द सीएमआई। यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है, चेकआउट करती है अपने और दूसरे टिश्यू को, कि ये टिश्यू अपना है या फिर नहीं है। यानी कि एक किडनी अगर दूसरी बॉडी में अगर जा रही है, तो वो किडनी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है या फिर नहीं एक्सेप्ट कर रही है। तो ऑर्गन की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कौन चेक करता है, ये सीएमआई करता है, यानी कि हेल्पर टी सेल्स ही करते हैं। ठीक है, अगर हेल्पर टी सेल्स अगर उसको एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, हेल्पर टी सेल्स अगर उसको एक्टिव एक्सेप्ट करेगा, तो वो बी सेल्स को एक्टिवेट नहीं करेगा टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। बट अगर पता लगा कि ये जो ऑर्गन है वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो हेल्पर टी सेल्स जो है वो बी सेल्स को एक्टिव कर देंगे सो दैट द एंटीबॉडी प्रोड्यूस, और वो एंटीबॉडी उस ऑर्गन को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर ऑर्गन को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सीएमआई रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के पीछे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये सीएमआई कौन करता है, हेल्पर टी सेल्स करते हैं, इट इज डन बाय द टी सेल्स। क्लियर नहीं है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई ग्राफ्ट रिजेक्शन एक्सेप्टेंस के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम बोलेंगे सीएमआई, यानी कि हेल्पर टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की इम्यूनिटी हो गई हमारी, कौन कौन सी, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके वजह से होती है, बी सेल्स की वजह से होती है, कहाँ होती है, ब्लड के अंदर होती है ना, जिसमें एंटीबॉडी की वजह से एक्चुअल फाइट होता है। और सीएमआई के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। और ऑर्गन अपना है या फिर बाहर का है, वो कौन चेक करेगा, सीएमआई चेक करेगा, टी सेल्स एक्सेप्ट करेगी, चेक करेगी। ठीक है, अब देखो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर हमने वो दो हिस्सों में बांटा हुआ, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज फर्दर टू टाइप, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी बेस्ड ऑन द एंटीबॉडी। ठीक है, किसके बेस पे ये डिवाइड किया गया, बेस्ड ऑन द एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, अगर एंटीबॉडी बॉडी में खुद से प्रोड्यूस हो रही है, इफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन इनसाइड द बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे, तो एक्टिव इम्यूनिटी है ना। तो एंटीबॉडी अगर खुद से बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, तो कौन है, ये एक्टिव इम्यूनिटी है। ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, जब एंटीबॉडी को बाहर से इंजेक्ट किया जाता है, इफ एंटीबॉडी इंजेक्टेड इनसाइड फ्रॉम द आउटसाइड, तो देन इट विल बी अ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है ना, तो एंटीबॉडी अगर बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, तो इट विल बी अ एक्टिव इम्यूनिटी। इफ द एंटीबॉडी इज इंजेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड, तो इट विल बी अ पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ठीक है, या फिर प्रोड्यूस कर भी रही है तो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही हो, ज्यादा एंटीबॉडी चाहिए तो बाहर से इंजेक्ट किया जा रहा है, तो बाहर से इंजेक्ट करेंगे एंटीबॉडी को, तो क्या बोला जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी। बॉडी बना रही है एंटीबॉडी, तो दिस विल बी अ एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी व्हेन द एंटीजन इज एंटर इज द एक्टिव इम्यूनिटी। इफ द एंटीबॉडी इज इंजेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड, तो इट विल बी अ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडी आर इंजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो अगर एंटीबॉडी को बाहर से इंजेक्ट किया जा रहा है, तो वो कौन है, हमारा पैसिव इम्यूनिटी है। और अगर बॉडी खुद बना रही है, ठीक है, बॉडी फॉर्म्स द एंटीबॉडी, बॉडी फॉर्म द एंटीबॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दिस विल बी अ एक्टिव इम्यूनिटी। तो बॉडी जो खुद से बनाती है, हमें पता है वो स्लोली बनाती है, एकदम से नहीं बनाती है, तो एक्टिव इम्यूनिटी इज द स्लो। ठीक है, नाम एक्टिव इसका क्यों है, क्योंकि बॉडी ने खुद बनाया है। ठीक है, बट ये इम्यूनिटी क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, जैसे एंटीबॉडी को बाहर से डाला गया है, अब बाहर से हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितनी डालेंगे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, तो ये जनरली फास्ट होती है कंपेयर टू द एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है,
जैसे क्या हो एग्जाम्पल के लिए, जो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, आफ्टर द प्रेगनेंसी। आफ्टर द प्रेगनेंसी जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रम बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही हेल्दी होता है फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, बिकॉज इस कोलेस्ट्रम के अंदर न्यूट्रिशन सब्सटेंस तो है ही, साथ में इसके अंदर एंटीबॉडी भी है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, याद रखना, IgA। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी IgA होती है। और इस IgA की वजह से जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम द एंटीजेंस। डन ना ये? तो ये जो इन्फेंट के अंदर ये जो एंटीबॉडी गई है वो मदर के मिल्क से गई है, बाहर से गई है। तो बाहर से एंटीबॉडी जाएगी तो ये किसका एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनिटी का। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम से बच्चे के अंदर ये एंटीबॉडी जा रही है तो ये किसका एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो बॉडी खुद बना रही है तो एक्टिव इम्यूनिटी, बाहर से अगर एंटीबॉडी आ रही है तो इट विल बी अ पैसिव इम्यूनिटी। और कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA होती है। क्लियर ना ये? ठीक है, अब देखो, अब ये एंटीबॉडी के बेस पे जो हमने इम्यूनिटी देखी वो हमें समझ में आई। बॉडी अगर खुद प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडी, इट विल बी एक्टिव, अगर बाहर से आ रही है तो पैसिव। अब देखो, एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी हमें पता है कि बॉडी खुद से बना रही है। नेचुरली अगर खुद से बना रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और हमने कुछ ट्रिगर करा है ताकि बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगे तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। बन बॉडी में ही रही है ये, ठीक है, बट खुद से बन रही है तो नेचुरल। और हमने कुछ ट्रिगर करवाया है कि बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे तो देन इट विल बी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, जब पर्सन क्या करता है, वो डिजीज से सफर कर रहा होता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह बॉडी में आ जाता है तो एंटीबॉडी खुद से प्रोड्यूस होती है। और एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय द बी सेल्स। बी सेल्स को किसने एक्टिव करा था, T सेल्स ने। तो ये नॉर्मल, ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो गया, क्योंकि अपने आप खुद से एंटीबॉडी बॉडी में प्रोड्यूस होने लग गई। ठीक है, अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हमने ट्रिगर करा कि बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, तो उसमें एग्जाम्पल किसका जाता है हमारा, वो वैक्सीनेशन का। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर कौन आ जाता है हमारा, वैक्सीनेशन। कौन आ जाता है, वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन इज ऑल अबाउट द गिविंग द वैक्सीन टू द बॉडी। बॉडी को वैक्सीन देने क्या होता है, वैक्सीनेशन, है ना। तो गिविंग द वैक्सीन टू द बॉडी, तो बॉडी को वैक्सीन देने क्या होता है, वैक्सीनेशन। और वैक्सीन क्या होते हैं, दे आर द डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, वैक्सीन। ठीक है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मरे हुए बैक्टीरिया, मरे हुए वायरसेस हो गए, तो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, वैक्सीन। और वैक्सीन को अगर हम बॉडी में डालेंगे तो क्या होगा, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन के डालने की वजह से क्या हो रहा है, वैक्सीन को इंजेक्ट करने की वजह से बॉडी को ऐसा लग रहा है कि भाई एंटीजन आ गए। और लगने की वजह से उसने क्या प्रोड्यूस करने लगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगे, बट एक्चुअल में वो एक्चुअल वायरस नहीं था। है ना ये? तो वैक्सीन को इंजेक्ट करने की वजह से बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये कैसा काम हो गया, आर्टिफिशियली हो गया, ह्यूमन की वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, इजंट इट। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आ गया, वो नेचुरल अब पैसिव के भी दो कैटेगरी है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडी इज नॉट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। एंटीबॉडी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बाहर से आ रही है। तो बाहर से अगर नेचुरली आ रही है तो इट विल बी अ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। हमने खुद से इंजेक्ट करी है तो इट विल बी अ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में वो कौन सा एग्जांपल जाएगा, वो बेबी वाला जाएगा। ठीक है, जो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको एंटीबॉडी कौन सी मिलती है, IgA मिलती है फ्रॉम द कोलेस्ट्रम। ठीक है, कोलेस्ट्रम से। कोलेस्ट्रम क्या था, दैट वाज द फर्स्ट मिल्क आफ्टर द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मिल्क से नेचुरली बच्चे को वो क्या मिल रही है, मिल्क से नेचुरल बच्चे को क्या मिल रही है, एंटीबॉडी मिल रही है नेचुरली, क्योंकि उसको कोलेस्ट्रम तो चाहिए, मिल्क तो चाहिए, उस मिल्क के थ्रू उसको एंटीबॉडी मिल रही है। ठीक है, वो ये नेचुरल हो गया ये। इसके बाद क्या आ गया, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, ये हम आर्टिफिशियली खुद से इंजेक्ट करेंगे। जैसे क्या हो गया, जब स्नेक बाइट हुआ, स्नेक ने काट लिया, ठीक है, तो स्नेक बाइट के टाइम पे क्या होता है, पॉइजन बॉडी में फैल जाएगा, तो खुद से आर्टिफिशियली क्या किया जाता है,
आर्टिफिशियली एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, सो दैट द पॉइजन कैन बी रिड्यूस्ड और इरेडिकेटेड फ्रॉम द बॉडी। डन नहीं, तो हमारी जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसको फर्दर हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ था, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। ऐसे पैसिव को भी दो हिस्सों में बांटा हुआ है, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। ठीक है, इन सबके एग्जांपल्स के थ्रू हमें और अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली ये इम्यूनिटी कौन कौन सी होती है। नेचुरल जो खुद से प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में, दिस इज अ नेचुरल। ठीक है, हमने ट्रिगर करके बॉडी में प्रोड्यूस करवाया तो इट विल बी आर्टिफिशियल, है ना, जो वैक्सीनेशन इसका एग्जांपल जाएगा। और वैक्सीनेशन में कौन आगे, वैक्सीन क्या कौन होते हैं, मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पैसिव में कौन होता है, जो नेचुरली बाहर से जा रही है, विच इज कोलोस्ट्रम के थ्रू आईजीए बच्चों को मिल रही है। ठीक है, और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में जिसे हम बिल्कुल बाहर से ही एंटीबॉडी को बॉडी में डाल रहे हैं ड्यूरिंग द स्नेक बाइट एंड ऑल, सो दैट द पॉइजन फ्रॉम द बॉडी कैन बी रिड्यूस। जनरली आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कब की जाती है, जब हमें बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, एकदम से पॉइजन को खत्म करना है, वरना पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो फास्ट रिस्पॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का हेल्प लेते हैं। ये नहीं तो होप्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी के टाइप्स भी हमने देख लिए। अब देखो इसके बाद वो टॉपिक क्या आ गया, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन अभी हमने बीच में देखा भी है ना, वैक्सीनेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग द वैक्सीन टू द बॉडी। बॉडी में वैक्सीन को डालने क्या होता है, वैक्सीनेशन, है ना। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच द वैक्सीन इज गिवन टू द बॉडी सो दैट द इम्यूनिटी कैन बी इम्प्रूव, है ना। तो वैक्सीनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन गिविंग द वैक्सीन इनटू द बॉडी। तो बॉडी के अंदर वैक्सीन को देना ही क्या होता है, वैक्सीनेशन। ठीक है, और वैक्सीन क्या होते हैं, व्हाट इज वैक्सीन, वैक्सीन आर द डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, वैक्सीन। ठीक है, तो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द वैक्सीन, और वैक्सीन को बॉडी में डालना इज द वैक्सीनेशन। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक है। और ये जो वैक्सीनेशन है वो शुरुआत किसने करी थी, सबसे पहले वो एडवर्ड जेनर ने, है ना, ये पेपर में आते ही है ये। सबसे पहला वैक्सीन किसने बनाया है, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, और एडवर्ड जेनर ने ये जो वैक्सीनेशन का ये जो कॉन्सेप्ट दिया, तो उसकी वजह से बहुत सारी कुछ डिजीजेज है जो बिल्कुल इरेडिकेट हो गई, खत्म हो गई है। जैसे कौन सी आ गई हमारी, स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, इन सब की वैक्सीन बनने की वजह से क्या हो गया, ये बीमारियां अब ये काफी हद तक खत्म हो गई है। ठीक है, बचपन में या फिर किसी भी टाइम पे इसका टीका लगा दिया जाता है, टीका इज व्हाट है, दैट इज द वैक्सीन। ठीक है, उस वैक्सीन की वजह से क्या होता है, ये बीमारी अब नहीं होती है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है। डर नहीं, वैक्सीनेशन की वजह से होता क्या है, इम्यूनाइजेशन होता है। जब भी अगर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में डाला जाएगा तो क्या होगा, बॉडी को नहीं पता कि वो डेड है या फिर वो एक्चुअल है, बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, उनको सिर्फ क्या दिख रहा है कि हाँ भी बाहर से कुछ आया है, इजंट इट। तो वैक्सीनेशन की वजह से क्या होता है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने की वजह से क्या होता है, इम्यूनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन हुआ। ठीक है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने की वजह से क्या होगा, बी सेल्स जो होती है और जो हमारी टी सेल्स होती है वो क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएगी, इट विल गेट एक्टिव। ठीक है, बी सेल्स और जो टी सेल्स है वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और इनके एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाएगा, इट विल कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, है ना। तो वैक्सीनेशन की वजह से क्या हुआ, लड़ने की क्षमता बढ़ गई है ना। तो दैट्स व्हाई वैक्सीनेशन कॉजेज द इम्यूनाइजेशन, है ना। तो वैक्सीनेशन की वजह से क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन कॉजेज द इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन की वजह से बॉडी के अंदर लड़ने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। क्लियर नहीं है, तो ये दोनों वर्ड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। वैक्सीनेशन अगर हम करेंगे बॉडी के अंदर, अभी पता है कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा वैक्सीन वगैरह हमने यूज करी है, सबको कोविड की वैक्सीन लगी है। उस वैक्सीन की वजह से क्या हुआ, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में गए, और उसकी वजह से बॉडी ने नेचुरली क्या प्रोड्यूस करा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा, सो दैट द कोविड जो है, सो दैट जो कोरोना वायरस है वो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज ना करे, है ना ये। ठीक है, तो वैक्सीनेशन कॉजेज द इम्यूनाइजेशन, है ना। तो वैक्सीनेशन की वजह से लड़ने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो इसी वजह से वो हमारा इम्यूनाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का हो गया, वही एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन, है ना। एक्टिव इम्यूनाइजेशन वही होता है जो बॉडी खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, तभी एक्टिव वर्ड आ रहा है। बाहर से अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, बाहर से एंटीबॉडी आ रही है, तो क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन हो गई। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है, वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, है ना। वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा बॉडी के अंदर, तो एंटीबॉडी
बॉडी ही बनाएगा। वैक्सीन को बॉडी में डाला, जिसकी वजह से एंटीबॉडी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करी। तो इम्यूनाइजेशन कैसा है? ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। ठीक है। तो पोलियो और टेटनस की वैक्सीन लगाई जाती है, उस वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, तो ये क्या है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होता है? रेडीमेड एंटीबॉडी ही इंजेक्ट की जाती है, सीधा एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दी। सीधा एंटीबॉडी हम इंजेक्ट कर रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इट विल बी अ पैसिव इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी आ रही है, तो वो क्या है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है। तो हमने क्या करा? वो वैक्सीन इंजेक्ट करा, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ? एंटीबॉडी आई। वैक्सीन की वजह से क्या आ रही है? एंटीबॉडी आ रही है। तो वैक्सीन की वजह से जो एंटीबॉडी आती है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो उससे जो इम्यूनाइजेशन होगा वो कौन सा होगा? एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगा। ठीक है। और अगर डायरेक्टली अगर हमने एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दी तो वो क्या होता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होगा? डायरेक्टली डायरेक्टली इंजेक्ट द एंटीबॉडी, डायरेक्टली इंजेक्ट द एंटीबॉडी इन द बॉडी। ठीक है। डायरेक्टली अगर एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दी तो पैसिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडी आई है तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है। जैसे डॉग काट ले या स्नेक बाइट कर दे तो उसमें इमीडिएट उसको खत्म करना होता है, और इमीडिएट खत्म करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? पैसिव वे का। पैसिव इम्यूनाइजेशन, डायरेक्टली एंटीबॉडी को बॉडी में डाल दिया जाता है, सो दैट ये जो पॉइजन है वो इमीडिएटली खत्म हो जाए। वेट करने का उस टाइम पर टाइम नहीं होता है। ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी। ठीक है। तो देखो एडवांटेज क्या हुई है वैक्सीनेशन की वजह से, वो अभी भी हमने देखी है ना। वैक्सीनेशन क्या था? इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द वैक्सीन इन द बॉडी। वैक्सीन क्या थे? मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने की वजह से बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। अब इन वैक्सीनेशन की वजह से क्या फायदा हुआ है हमें? इस वैक्सीनेशन की वजह से वो बहुत सी कुछ अभी हमने देखी है डिजीज क्या हो गई? खत्म ही हो गई है। जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, टेटनस, मीजल्स, ये सब डिजीज जो है वो अब काफी हद तक खत्म हो गई है, कारण कि अब इनकी वैक्सीन बन गई है। बच्चों को या फिर बड़ों को वैक्सीन लगा दी जाती है, जिसके वजह से बॉडी में इनके अगेंस्ट पहले से एंटीबॉडी होती है, कि अगर पोलियो वायरस अगर आएगा तो बॉडी के अंदर पहले से ही पोलियो वायरस के लिए एंटीबॉडी है उसको खत्म करने के लिए। ठीक है। तो इन वैक्सीनेशन की वजह से क्या हो गया? इन बीमारियों को खत्म कर दिया गया है। ठीक है। अब इफेक्टिव वैक्सीनेशन यही है है ना। तो वैक्सीनेशन इफेक्टिव कब है? क्योंकि इसको प्रॉपर स्केड्यूल से लगाया जाता है। ठीक है। कि ऐसे नहीं कि कभी भी लगा दिया जाता है ना, तो प्रॉपर स्केड्यूल से लगाया जाता है। बड़ों को वैक्सीन का डोज जो होता है वो ज्यादा लगता है। ठीक है। और इफेक्टिव वैक्सीनेशन वेरीज विद द टाइप ऑफ डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सबके लिए वैक्सीन एक सी नहीं है, अलग अलग बीमारियों के लिए वैक्सीन अलग अलग है ना। डिफरेंट फॉर द डिफरेंट डिजीज। तो डिफरेंट वैक्सीन फॉर द डिफरेंट डिजीज। ठीक है। तो अलग अलग बीमारियों के लिए जो वैक्सीन है वो अलग अलग है। क्लियर नहीं है? तो दिस इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के फायदे क्या है वो हमने देख ली, बहुत ज्यादा अच्छे वाले फायदे इसके है ना, और ये कोविड के टाइम पे भी इसका काफी अच्छा रोल रहा है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी। होप्स आप सबको समझ में आया होगा कि इम्यूनिटी क्या होता है, कैसे बॉडी हमारी फाइट करती है विद द जर्म्स। और आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, तो हमें सबको अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। ठीक है। तो होप्स यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।